फिल्म की शुरुआत एक प्यारे से सीन से होती है जहां आयरिस और जोश पहली बार एक ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं। दोनों के बीच की मासूमियत और केमिस्ट्री तुरंत साफ नजर आती है, जैसे एक परफेक्ट कपल की शुरुआत हो रही हो। समय बीतता है और अब उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसी बीच जोश और आयरिस एक दूर दराज के लेक हाउस में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने पहुंचते हैं। ये प्रॉपर्टी सरगेई की होती है, जो कैट के साथ रिलेशनशिप में होता है। वहीं उनकी एक और दोस्त एली भी मौजूद होता है, जो अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ आया हुआ था। शुरुआत से ही कुछ अजीब संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन यहाँ साफ महसूस होने लगता है कि आयरिस कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि कुछ और है। जोश मजाक में उसे बीप बॉप कहता है और वो बिना झिझक मौसम की जानकारी सुनाने लगती है, जैसे उसे किसी ने प्रोग्राम किया हो। अगली सुबह एक और चौंकाने वाला पल सामने आता है। जोश अपने फ़ोन पर एक अजीब सा कंट्रोल इंटरफेस इस्तेमाल करता है, जैसे वो आयरिस को दूर से कंट्रोल कर रहा हो। उसी समय आयरिस अकेले झील की तरफ जाती है। वहां पहुंचकर उसे अपनी जेब में कुछ अजीब महसूस होता है, और जब वो उसे निकालती है तो वो एक हथियार होता है, और तभी उसकी मुलाकात सरगेई से होती है। अब सवाल ये था कि आयरिस असल में है कौन, और फिर कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। सरगेई अचानक आयरिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आयरिस अकेली और कमज़ोर नहीं होती। उसके पास वही हथियार होता है, और सेल्फ डिफेंस में वो सरगेई को ख़त्म कर देती है। ये सब होने के बाद आयरिस पूरी तरह घबरा जाती है और तुरंत घर की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ जोश उसका साथ देने के बजाय उसे चुप करा देता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। अगले ही पल जब आयरिस होश में आती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। तभी जोश एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है कि आयरिस कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक रेंटेड कंपेनियन रोबोट है, जिसे एक ऐप के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जोश ने उसके प्रोग्राम में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगेई पर हमला करे और उसकी मौत के बाद वो और कैट मिलकर उसका छुपा हुआ पैसा चुरा सके। ये सच्चाई सुनकर आयरिस का पूरा अस्तित्व हिल जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। किसी तरह खुद को छुड़ाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। भागते भागते वो जोश का फ़ोन भी चुरा लेती है और उसी ऐप के जरिए अपनी इंटेलिजेंस को 100% तक बढ़ा देती है। अब वो पहले वाली मासूम आयरिस नहीं रही, अब वो पूरी तरह जाग चुकी थी। उधर घर में बाकी लोग उसे ढूंढने निकलते हैं। एली, जिसे बस एक गवाह के तौर पर लाया गया था, अब इस खेल में शामिल हो जाता है। वो कहता है कि वो उनकी मदद करेगा ताकि उनकी कहानी पर कोई शक न करे, लेकिन बदले में उसे भी पैसे का हिस्सा चाहिए। अब ये सिर्फ एक बचने की कहानी नहीं रही, ये एक खेल बन चुका था जहां हर कोई अपने फ़ायदे के लिए खेल रहा था, और आयरिस अब इस खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुकी थी। यहीं पर एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है कि पैट्रिक भी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक और कंपेनियन बॉट है। एली और पैट्रिक हथियार लेकर आयरिस को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन जंगल में अचानक एक गिलहरी के कारण एली का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका हथियार गलती से चल जाता है। एक पल में सब खत्म हो जाता है। एली अपनी ही गलती से मारा जाता है। उधर जोश हालात को अपने हिसाब से मोड़ने में लगा रहता है। वो पैट्रिक को दोबारा प्रोग्राम करता है, उसकी एग्रेशन सेटिंग को बढ़ाकर उसे एक खतरनाक शिकारी बना देता है, जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, आयरिस को पकड़ना। और कुछ ही देर में पैट्रिक आयरिस तक पहुंच जाता है और रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर को बेरहमी से मार डालता है ताकि वो आयरिस को वापस घर ले जा सके। इसी बीच कैट पैसे लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोश उसे जाने नहीं देता। वो पैट्रिक को उसे रोकने का आदेश देता है, और अब जब उसकी एग्रेशन पूरी तरह बढ़ चुकी होती है, पैट्रिक उसे भी खत्म कर देता है। जोश अब पूरी तरह नियंत्रण में होता है। वो कंपेनियन कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि आयरिस खराब हो गई है, उसे ले जाया जाए। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। जोश आयरिस के साथ खेलना शुरू करता है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने लगता है। वो उसकी इंटेलिजेंस को शून्य तक गिरा देता है, उसे मजबूर करता है कि वो खुद को जला दे, और फिर उससे वो करवाता है जो किसी भी इंसान के लिए सबसे डरावना होता है। वो उसे अपने ही सिर पर गोली चलाने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल ये था कि क्या ये अंत है, या आयरिस अभी भी कहीं अंदर जिंदा है। अब जोश अपनी योजना के आखिरी चरण को अंजाम देने की तैयारी करता है, और कुछ ही देर में कंपनी के 2 कर्मचारी वहां पहुंचते हैं आयरिस को वापस ले जाने के लिए। जोश तुरंत खुद को एक बेबस शिकार की तरह पेश करता है, जैसे वो पूरी तरह निर्दोष हो। लेकिन तभी सच्चाई का एक बड़ा झटका सामने आता है। कंपनी के लोग बताते हैं कि सभी कंपेनियन रोबोट अपनी हर याद, हर अनुभव को रिकॉर्ड करते हैं, और वो डेटा उनके सिर में नहीं बल्कि उनके पेट के अंदर स्टोर होता है। ये सुनते ही जोश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने आयरिस के सिर को नुकसान पहुंचाया था।
ये सोचकर कि वहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसे एहसास होता है कि उसके सारे राज अभी भी जिंदा हैं और वो किसी भी पल सामने आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पैट्रिक, जो अभी भी अपने एग्रेशन मोड में था, अचानक एक कर्मचारी पर हमला कर देता है। माहौल एक बार फिर खून खराबे में बदल जाता है। उसी समय वैन के अंदर आयरिस दोबारा एक्टिव हो चुकी होती है। वो धीरे धीरे बाहर आती है और सामने खड़े इस बेकाबू पैट्रिक को देखती है, लेकिन इस बार वो लड़ने के बजाय बात करने का रास्ता चुनती है। वो उससे एक रोबोट की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह बात करती है। उसे याद दिलाती है उसके और एली के बीच के रिश्ते की, उसके प्यार की। उसकी बातें सुनकर पैट्रिक के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या बन चुका है और एली अब कभी वापस नहीं आएगा। पैट्रिक उस दर्द को सह नहीं पाता और उसी पल वो खुद को ख़त्म कर देता है। एक और अंत, एक और सच्चाई, और अब सिर्फ आयरिस और जोश आमने सामने बचे थे। जहां असली हिसाब अभी बाकी था, कंपनी का वो कर्मचारी जिसकी जान आयरिस ने बचाई थी, वो कर्मचारी उसके प्रति अपना आभार जताता है। वो उसे एक तरह से आज़ादी का सबसे बड़ा तोहफा देता है, जैसे कोई जिन्न अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हो। अब आयरिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। वो पहली बार सच में आज़ाद थी। आयरिस आखिरकार जोश का सामना करती है और इस बार वो पहले जैसी नहीं है। अब वो पूरी तरह जाग चुकी है, अपने साथ हुए हर धोखे, हर दर्द को याद रखते हुए। एक ज़बरदस्त और इमोशनल टकराव के बाद वो अपना बदला लेती है और जोश को उसके किए की सज़ा देती है। इसके बाद वो सारा पैसा लेकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी चलाते हुए पहली बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देती है, जैसे उसने अपने लिए एक नई शुरुआत चुन ली हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रास्ते में उसकी नज़र एक और औरत पर पड़ती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। हूबहू उस पल एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। आयरिस अकेली नहीं है, उस जैसे और भी हैं, बहुत सारे, पूरे देश में फैले हुए। और इसका मतलब है जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सिस्टम है जो अभी भी जारी है और शायद अब और भी खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।